अच्छा हुजैफा भाई, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। ये सिर्फ ये पूछना था कि जैसे अभी भी कुछ कर रहे होते हैं तो कंफ्यूजन चल रही होती है कि वो उसको फिर मतलब इस तरीके से कि मतलब प्रैक्टिस से ही ये बेहतर हो सकेगा, या कोई और भी इसका तरीकेकार है कि इस पे थोड़ी सी हिम्मत करें, क्या क्योंकि चीज़ कभी मसलन, कभार ऐसा कोई होता है। एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल से मतलब जैसे आप जिस कॉन्फिडेंस से आप दे रहे होते हैं, वो चीजें दे रहे होते हैं। हम भी चीजें मतलब चार्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं और सारी चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या कहेंगे उसको, वो नहीं आ रहा होता। उसकी क्या रीजन होगी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या एक्सपर्टीज ना होने की वजह से ही होगा। बाइंग करने का मतलब एक हिम्मत जिसको बोलते हैं, आपकी कॉल की वेट कर रहे होते हैं, मतलब आपकी ही कोई कॉल आ रही होती है, उस वक्त तक वेट कर रहे होते हैं कि हुजैफा भाई कॉल देंगे तो हम कोई आइटम लेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ये आप फिर तो दोबारा कह रहा हूँ, ये आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, लेकिन ये आप अभी देखिए तक सब ज्वाइन नहीं हुए, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, ज्वाइन तो हो गए जितने होने थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ना, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस से ही आएगा, और बल्कि मैं आप लोग को टास्क दूंगा ताकि आप लोग की थोड़ी प्रैक्टिस हो कि डे एंड पे, या डे एंड या ट्रेनिंग एंड की बात कर लेते हैं, जब जब होगी तो मैं आप लोग को बोलूँगा कोई आइटम देखें जो इस वक्त अपनी बाइंग पोजीशन पे, और उसको बाय कर लें। ठीक है। अब उसको तबर्रुक के तौर पे बाय कर लें। आपसे कोई नहीं कह रहा आप बिल्कुल हैवी क्वांटिटी में बाइंग कर लें, और फिर उसके बाद आप रिस्क मैनेज ना कर सके और वो आइटम आपको लॉस में बेचना पड़े। आप थोड़ा सा बाई कर लें और आप उसको देखें कि इस आइटम को मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका टारगेट है। अब उसके बाद आपको वहाँ पे सेल करना है। आपने जहन में स्टॉप लॉस बना लिया, और आपने उसके जहन में टारगेट बना लिया, और उस आइटम की क्वांटिटी थोड़ी सी रखें, और उसके बाद देखें कि ये जो है, क्या ये मेरा सक्सेसफुल ट्रेड रहा या नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, अभी आप ही के सवाल से मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ, वन बाय वन। उस्मान भट्टी साहब, क्या आपने अभी तक कुछ अपनी मर्जी से कोई ट्रेड ली? कौन सी ट्रेड ली? माइक भी खोल सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है, अभी तो सब भी फारिग होंगे। अक्सर लेता हूँ, फंस जाता हूँ जबरदस्त। मैं ट्रेड ऐसी लेने की बात करो जिसमें आप फंसे नहीं है। सबके साथ यही मसला हो रहा देखिए, पीटीएल की बात नहीं कर रहे अभी। पीटीएल एक अलग कहानी है, वो लॉन्ग टाइम फ्रेम की कॉल है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे वो चलना है उसको, वीकली चार्ट के हिसाब से उसकी कॉल बनती है। और अगर मैं आपको देखूं, बताऊं, ये जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे पीटीएल है ना, तो पीटीएल आप इसका लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर इसका सिर्फ एमएसिडी देखे ना, तो ये एमएसिडी एक यहाँ पर के यहाँ पर करीब आया, यहाँ पे देख ले। तो बहुत अरसे से इसकी सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया था, तो यहाँ पर एक परफेक्ट बाइंग बनती थी, और इसको काफी ऊपर जाना था। ठीक है। जिसकी बेसिस पे बाय कॉल दी भी गई थी। यहाँ पर ये आया, और थोड़ा सा ऊपर जाके इसने यहाँ से रिबाउंड कर गया या नीचे आ गया। लेकिन अगेन इसमें एक नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द इसमें सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया था, और उसके बाद आइटम ऊपर गया था, और फिर फर्दर सेलिंग प्रेशर आ गया था। मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि आप लोग डे चार्ट देखें। अब जैसे वीक चार्ट है ना, तो मैं तो वीक चार्ट देख देख लेता हूँ, मसला नहीं है। तो ये वजह होती है कि वीक चार्ट में इस तरीके से भी आपको एमएससीडी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डे चार्ट देखते ना, तो डे चार्ट में आपको, आप यहाँ पे बाइंग करते हैं S1 पर, और ये देखें एमएससीडी भी, ये आरएसआई भी काफ़ी नीचे हो गया था, एमएससीडी भी जो है ना लाइट होना शुरू हो गया था। आप यहाँ पे कहीं 37 38 पे बाय करते, तो आपको यहाँ पर 40 पे फिर भी जाता, और यहाँ पे देखे 40.5 पे फिर भी जाता, आपको प्रॉफिट फिर भी होना ही था। प्रॉफिट आपको फिर भी हो जाता। अच्छा, ये तो डे चार्ट है ना। वीक चार्ट मैंने इसलिए बताया, वीकली चार्ट जितना चार्ट लंबा होगा एक्यूरेसी उतनी खराब होगी, या आपको उतना तंग कर सकता है वो चार्ट। लेकिन उसको नहीं देखना, आप जस्ट डे चार्ट पे फोकस करें, और फोकस वही करें जो मैंने आप लोग को बताया। आप S1 पे बाइंग करें,
S1 से पहले आपको बाइंग नहीं करनी, और डे चार्ट पे आपको बाइंग करनी है। MACD आपने देखा, RSI देखी, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको देखनी है। अच्छा, चलो ये तो आपने PTL बताया, इसके अलावा कोई ऐसी बात पता है? ये तो मेरा वाला आइटम बता रहे हैं PTL, आप अपना आइटम बताएं ना कि आपने खुद क्या बाय करा है। कुछ भी नहीं? आप लोग ने अभी तक करा क्या है? किसी, रमीश भाई आप करें, आप भी अपना माइक कभी कभी खोल सकते हैं। आज तो मेरे ख्याल में छुट्टी होगी। तो माइक ही नहीं खोल रहा, बंद कर दें ट्रेनिंग? ड्यूटी पे हैं? अच्छा चलो, ये बता दें, आपने अभी तक कुछ बाय किया? यही सारे अभी तक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। और रमीश भाई आप चैट करें। अच्छा, FFBL कब बाय किया, किस रेट पे बाय किया, क्या देख के बाय किया, ये थोड़ा डिटेल बताएं, फिर हम उसको देखेंगे। और मुजम्मिल साहब जब तक आप वॉइस पे बताएं। जैफा भाई मैंने भी FFVL बाय किया था 31 रुपीज पे। क्या देख के बाय किया था? S1 पे आया था ना जिस दिन। तो हमें भी बता तेरह दीजिए। जून की बात है, ये 13 जून की बात है, FFVL किया था मैंने बाय। यहाँ पे बाय किया था, S1 पर आया था। क्या देख के बाय जी। किया था? यही देख के बाय किया था? यार एक तो पेविट देखा था, उसके बाद नीचे मैंने वो भी देखा था, MACD। MACD तो अजीब MACD सा भी आ रहा इसका था। क्रॉस ओवर हो रहा था ना, डेली पे देखें FFVL। अच्छा, हाँ, तो इसके बाद जब ये आया था, तो एक तो इसकी सपोर्ट S1 थी, दूसरी सपोर्ट ये थी हम्म। कि एक लॉजिक क्या थी हमारी, पिविट वाली। पिविट पे S1 पर आ गया, आपको थोड़ी ना जी। थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप देखते हैं कि यार आइटम तो अपने अप ट्रेंड में है, लेकिन इसने अपना EMA 50 तोड़ा है। EMA 50 तोड़ा तो EMA हम्म। 100 पे लाजमी आएगा। तो आपने क्या सोचा हम्म। कि यार हो सकता है ना आए, S1 से रिबाउंड कर जाए, क्योंकि ये दो अलग अलग टेक्निक है। आपने S1 पे थोड़ा बाय करा और थोड़ा सा आपने छोड़ दिया कि एस यहाँ पर आएगा ना, जैसे ही अपना हम्म। EMA 100 पे, तो मैं बाइंग कर लूंगा। तो आपकी उसूलन ये दोनों बहुत करीब करीब थे, तो यहाँ पे बाइंग बनती थी। ठीक है, सपोर्ट्स के हिसाब और से आप। उसमें शाइकिन भी जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गया था थोड़ा बहुत। हम्म। थोड़ा नीचे से ऊपर। सा शाइकिन ये नीचे आया था ना इस अगले दिन। S1 पे मैंने बाय कर लिया था, मैंने तो S1 पे और MACD देख के बाय किया था। आपने यहाँ पे बाय किया होगा फिर, 31 पे बाय किया, और फिर कितने पे सेल किया आपने? हाँ, करा भी है मैंने सेल के थर्टी नहीं? एट पे सेल किया था। कर दिया, 38 पे निकल गया था मैं। 38 जो है आपका, ये है। सर इसकी मर्जर की न्यूज आ रही है बिन कासिम की बड़े फौजी के साथ। अच्छा, थ्री टू R1 वन पे के मैंने बेच रेशियो पे। दिया था। सही सही। अच्छा, इसको अगर मैक्सिमम लेके चलते तो क्या टेक्निक थी? मैक्सिमम लेके चलते। इसकी टेक्निक जो थी, देखिए हमने सपोर्ट की बात कर ली, डाउन ट्रेंड में किस तरह से है, बल्कि वो हम बात कर रहे थे, बीच में टॉपिक कुछ और निकल गया। इसका जो है मैक्सिमम अगर लेके चलना है ना, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, EMA 25 लगाएं, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और लेके चलते ना, सेल नहीं करें जब तक इसने टच नहीं कर दिया। तो जब तक ये अपने EMA 25 पर ना आए, इसको नहीं सेल करना। प्रॉफिट में लॉस होगा, लेकिन ये प्रॉफिट आपका बढ़ता भी रहेगा, हो सकता है यहाँ से क्रॉस करके ऊपर चले जाए, यहाँ चले जाए। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपने एक ट्रेड ली, आपको थोड़ा सा मजा भी आया होगा कि यार मैंने इस बेसिस पे ट्रेड ली, 31 पे ली और मैंने यहाँ पे निकाला। आप यहाँ पे लेते ना, 31 पे लेते, मिसाल के तौर पे जैसे ही S1 पर आया, आपने यहाँ लेते 31 पे, और ये नीचे आ गया था 29 पे, तो हम्म। एक वो होता कि यार ये क्या हो गया, मसला हो गया। लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपने अभी तक सीखा है कि S1 पे ले हम्म। लिया। यही तो हमें रिस्क मैनेज करना है कि S1 पे पूरा पोर्टफोलियो नहीं डाल देना हम लोगों को। S1 पे हमें बाइंग बाइंग करनी है। पहले तो मैं आप लोग को बताऊं अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाते हैं। अपने पोर्टफोलियो में मैं अक्सर बताता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को फोर फोर से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें, इक्वली पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के आइटम से। बिल्कुल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि आप लोग को एक आइटम अगर फंस भी जाता है, एक सेक्टर फंस भी जाता है, तो दूसरे आइटम से आप निकल सकते हैं, उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे गेम कर सकते हैं, उससे खेलते रहें आप लोग। ठीक है, लेट सपोज के एक बंदे का आइटम है, इसको मैं
मैंने बताया कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो को 4 या 5 से डिवाइड करें। अगर छोटा पोर्टफोलियो है तो 4 से डिवाइड करें, बड़ा पोर्टफोलियो तो आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपको बराबर डिवाइड करना है। मैं सिंपल इसको कहता हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट सपोज किसी का छोटा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो वो 4 से डिवाइड करेगा। एक हिस्सा, ये चारों हिस्से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक हिस्सा इसका फ्री कैश होगा हमेशा, यानी कि वो हमेशा 75% से खेलेगा, 25% इसके पास हमेशा फ्री कैश होगा। ये इस तरह से आप रिस्क मैनेज करना है। और उसके बाद जो बाकी आइटम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आइटम्स होंगे। लेट सपोज एक आइटम उसने सीमेंट का लिया है, एक आइटम इसने ऑटो का लिया है। जो सेक्टर्स आपस में कोरिलेटेड है उसकी भी बात नहीं, जैसे सीमेंट और स्टील कोरिलेटेड है, इसको एज अ होल कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी कह सकते हैं। तो सीमेंट चलता है तो स्टील चलता है, तो ऑटो चलता है तो ऑटो असेंबलर भी चलता है। ठीक है, ऑयल चलता है तो गैस भी चलता है, या ऑयल मार्केटिंग भी चलता है। तो इस तरह से नहीं, बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे सीमेंट है, ऑटो है, ये रिफाइनरी है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर किसी का पोर्टफोलियो ऐसा होगा, उसने 90% का सीमेंट ले लिया, एक ही आइटम ले लिया, और 10% का, लेट सपोज 90% का सीमेंट ले लिया, 10% का रिफाइनरी ले लिया। उसने बोला यार सीमेंट बहुत अच्छा चलेगा, रिफाइनरी तो अभी बेकार है। सीमेंट ही डाउन हो गई, लोड लॉक लग गया 2 दिन। इसका पूरा पोर्टफोलियो, क्योंकि 90% मतलब इसका एंटायर पोर्टफोलियो इसी में शिफ्ट था, 2 दिन इसके लोड लॉक लगे, इसका बेड़ा गर्क हो गया। अब वो रिकवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने फ्री कैश भी नहीं छोड़ा। लेट सपोज एक बंदे का, उसने बोला कि नहीं यार, ये हमने सीखा था कि पूरा पोर्टफोलियो एक आइटम में शिफ्ट नहीं करना। उसने क्या करा, उसने इस तरह से पोर्टफोलियो था, उसने अपने पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह से काम किया है। एक करा इसने, एमएलसीएफ डाल दिया, एक इसने डीजीकेसी डाल दिया, एक इसने पीआईओसी डाल दिया, और एक इसने चिराट सीमेंट डाल दिया। तो ये भी इसने बहुत बेवकूफ़ी करी, क्योंकि इसने सारा पैसा इसने एक ही सेक्टर में लगा दिया। अगर सीमेंट डाउन हो गया तो एमएलसीएफ भी डाउन होगा, टीजीकेसी भी डाउन होगा, पीआईओसी भी डाउन होगा, और सीएचसीसी भी डाउन होगा, क्योंकि ये सारे आइटम्स आपस में कोरिलेटेड है। एक काम उसने किया था कि चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले उसने क्या गलती थी, सारा पैसा एक ही आइटम में डाल दिया था। लेकिन इस दफा इसने थोड़ी सी अपना रिस्क को मिनिमाइज किया। इसने क्या करा, चारों आइटम को इक्वली डिवाइड करा। ऐसा नहीं किया 90% और 10%, लेकिन फिर भी इसका पोर्टफोलियो रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसने सारे आइटम एक ही सेक्टर के डाले। ठीक है, अब उसको क्या करना है, अब उसको करना है जैसे एमएलसीएफ, गैल, ठीक है, एनआरएल, इस तरह से डालना है। और अगर ये लेट सपोज इसमें ये डाल देता है टॉम सीएल, तो इसने अपना पोर्टफोलियो मजीद बेहतर करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, डाइवर्सिफाई भी कर दिया। लेकिन इसने एक गलती करी, अभी तक फ्री कैश नहीं है, तो स्टिल इसका पोर्टफोलियो अभी रिस्की है। रिस्क इसका मिनिमाइज हो रहा है। अगर पहले केस में तो उसने बहुत हाईली वेरी हाई रिस्क था, इसने रिस्क मिनिमाइज किया। उसने जो है ना 90% वाले आइटम को उसने 25-25% में डिस्ट्रीब्यूट करा, लेकिन एक ही सेक्टर के आइटम में गया था वो, तो रिस्क थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। फिर उसने क्या करा, सेक्टर चेंज कर दिया, लेकिन इसने जो है ना फ्री कैश नहीं छोड़ा। तो अभी भी रिस्क तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन इतना रिड्यूस नहीं हुआ। तो अब क्या करेगा, इसको एक हिस्सा हमेशा फ्री कैश छोड़ेगा। जब एक, ये मैं आप लोग को सबको बता रहा हूँ, और ये हम्बल भाई आपको भी बता रहा हूँ। जो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, वो इस तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका पोर्टफोलियो इतना कम रिस्की हो जाएगा। जब रिस्की नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो में, तो फिर आप उससे चांस ले सकेंगे। जब ये फ्री कैश होगा, तो रिस्क आपका बिल्कुल लो पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बाइंग अगर करी हो, एमएलसीएफ की सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे, गैल के सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे, एनआरएल के सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, डाइवर्सिफाइड और फ्री कैश भी छोड़ा है, तो आपका रिस्क वेरी लो होगा,
वेरी लो। ठीक है, तो इस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग ने देखा होगा कि मेरा जो ट्रेडिंग ग्रुप है इसकी एक्यूरेसी 80% से ऊपर है। 75% कर लेते हैं। 75% अगर एक्यूरेसी है आपकी, इसका क्या मतलब है? हर चार में से एक आइटम आपका बेकार हो जाएगा। यानी हर चार में से एक आइटम आपको नुकसान में जा रहा है। लेट सपोज और छोट और एक्यूरेसी खराब कर देते हैं। हम कहते हैं 66% एक्यूरेसी। इतनी गंदी एक्यूरेसी तो नहीं है, आप लोग को पता होगा। इतनी गंदी तो एक्यूरेसी नहीं है हमारे ग्रुप की, लेकिन हम ये कंसिडर करते हैं 66% एक्यूरेसी है आपकी। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो हर 100 में से 66 कॉल्स फायदे होती हैं, या अगर 10 में देखें तो 6 कॉल आपकी फायदेमंद होती हैं, या अगर आप इसको 3 में से देखें तो 2 कॉल आपकी कामयाब जाती है। यानी आपने 3 आइटम लिया, बहुत अच्छे से अपने टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे बाय किया, लेकिन उसके बावजूद आपकी एक्यूरेसी 66% है। इट मीन्स कि आपकी 2 कॉल कामयाब हो गई, कैल एमएलसीएफ एक फेल हो गई। स्टॉप लॉस आपको लगाना है हर हाल में। लेट सपोज आपका हर केसेस में, आइडियली हम देखें तो 3% आपका प्रॉफिट था। 3% आपने प्रॉफिट, 3% प्रॉफिट, और 3% आपको लॉस हुआ। तो अब आपका पोर्टफोलियो, और ये यहाँ पे फ्री कैश जो है इस पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ, अगर कैलकुलेशन करूँ तो हो क्या रहा है? एक हिस्से पे कुछ कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, जो कि फ्री कैश है। एमएलसीएफ में आपको 3% का प्रॉफिट हुआ, गैल में आपको 3% का प्रॉफिट हुआ, और एनआरएल में आपको 3% का लॉस हो गया। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो, ओवरऑल आपको कितना गेन हुआ? अब आप इसका एवरेज निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 0.75% का गेन हुआ आपको। यानी मिसाल के तौर पे आपका पोर्टफोलियो अगर लेट सपोज 5 लाख का है, 1 पॉइंट कितना बनेगा, 1.0075, 5,03,750। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक कॉल फ्लॉप भी हो गई, आपने बड़ा सा कैश, फ्री कैश भी छोड़ा, तो भी आपका पोर्टफोलियो ऊपर ही गया। ये तो आपने एक वक्त में अगर 3 ट्रेड लिए उसका उसका है हिसाब किताब। अगर इसी तरह से मंथली कई ट्रेड लेते रहे, आपकी एक्यूरेसी इतनी खराब भी हो कि हर 3 में से 2 कॉल पास हो रही हो, एक कॉल फेल हो रही हो, तो भी आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। तो ये इस तरीके से हम रिस्क मैनेज करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? आप लोग को चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से पोर्टफोलियो आप लोगों को बनाना है, डाइवर्सिफाई करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और फ्री कैश हर जी सर। वक्त होना चाहिए। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इस और ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ और, ट्रेड लेने से पहले आप लोग को स्टॉप लॉस लाजमी पता होना चाहिए, लाजमी पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड तो ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना बता दिया। अब उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? टीआरजी का पढ़ रहे थे। जल्दी जल्दी अच्छा करते हैं सर, हमारा। एक चीज सॉरी और, जैसे जल्दी बोलें। स्टॉप लॉसेस यूजुअली हिट भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो ऊपर है भी ना चला वो जाता रिटर्न हो रहा होता है, तो ऊपर भी उस चला पे भी जाता है। बहुत ज्यादा जो है ना वो एक दिल कोई मसला दिल नहीं, जो है ना वो जल रहा होता है, ये क्या हुआ? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉस होते हैं, हिट हो जाए, कोई मसला नहीं है। मेरे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। स्टॉप लॉस हिट होके आइटम ऊपर चला जाए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देंगे और आइटम फिर वो नीचे ही चला जाए, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। हिट हो जाएगा, 2% लॉस होगा, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अप में ही होगा, तो इग्नोर करें इसको। ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो आइटम इसलिए ऊपर जा रहा है कि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है। आइटम थोड़ा सा नीचे जाके फिर वो ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है। ये मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहेगी। इसलिए स्टॉप लॉस की अहमियत मैं अभी से बता रहा हूँ। पता आप लोग को इसलिए नहीं लग रही होंगी क्योंकि कुछ अरसे बाद जाके वो आइटम ऊपर चला जाता है, बंदा कहेगा यार होल्ड करके बैठ जाओ। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मार्केट का अप ट्रेंड ब्रेक होता है, मार्केट क्रैश की तरफ जाती है, कोई भी रीज़न होता है, कोई भी पॉलिटिकल रीज़न होता है, इकोनॉमिकल रीज़न होता है, कोई भी न्यूज़ आ जाती है और मार्केट क्रैश हो जाती है, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप ये सोच रहे होंगे, इस उम्मीद पे आपका ब्रोकर आपको कहेगा, आपकी मीडिया जो है, न्यूज़ है, जियो टीवी है,
और एक्सप्रेस टीवी है, हर बंदा ये बोलेगा नहीं अभी मार्केट 1.5 लाख पे जाएगी, 1 लाख पे जाएगी और 90,000 पे जाएगी, और मार्केट क्रैश हो जाती है, तो आप कहेंगे नहीं कोई मसला नहीं है अभी। मैंने तो ये देखा है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आइटम दोबारा ऊपर चले जाता है। अगर आप उसको होल्ड करके बैठ गए, जो आपको 2-3% का जो लॉस हो रहा था ना, वो 25-30-40-50-60% का लॉस हो जाएगा। और फिर आप कहेंगे यार अब मैं क्या करूं, फिर आप मजीद कैश डालेंगे, फिर स्टक हो जाएंगे, फिर बहुत सालों तक स्टक रहेंगे। तो ये वाला काम करना ही नहीं है। स्टॉप लॉस लग जाए, स्टॉप लॉस इसीलिए कहते हैं टेक्निकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। टेक्निकल स्टॉप लॉस होने के बावजूद हिट हो जाए कोई बात नहीं, आप खुशी खुशी आप बोलें कोई मसला नहीं है मुझे, इसमें खुशी है। ठीक है, आ रही समझ? अब हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा जी था सर। आइटम जी जैसे सर। अब डाउन ट्रेंड में है, तो हमने यहाँ पे फैसला करना है कि हमें S1 पे बाय करना है कि नहीं करना। यहाँ पर तो जब आइटम था हमने कहा था नहीं, जब तक S1 पे आएगा नहीं बाय करना। तो S1 पर जब आ जाता है, तो एक कंफर्मेशन अगर कर लेना तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि क्या ये अगले दिन इसने जो अपना प्रीवियस जो क्लोजिंग है उससे ऊपर क्लोजिंग दी है कि नहीं दी, या वहीं पे वो सपोर्ट ले रहा है, या वहीं पे वो सस्टेन कर रहा है कि सर नहीं कर रहा व्हाइट है। बोर्ड ही आ रहा है, वो स्क्रीन नहीं आ रही है। तो लेट्स सपोज ये S1 था, लेकिन हमें MACD बता बिल्कुल अपोजिट बता रहा है, पिवट बता रहा है बाय करो, RSI बता रहा है बाय करो। तो इस केसेस में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है कि जब सारे इंडिकेटर्स बाइंग कॉल नहीं दे रहे, स्पेशली MACD, तो हमें मोहतात रहना है। हमें एक दिन अगर देर से बाय कर लें कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। आपने बाइंग नहीं करी, आप सिर्फ उसको वॉच करते रहे। अगले दिन देखा कि अगले दिन भी लग रहा है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको कोई बाइंग प्रेशर ही नहीं आ रहा, तो आपने या तो बहुत मामूली सा बाय किया था 10% के करीब, दैट्स ऑल। 1 लाख बिसा के, तो 1 लाख का पोर्टफोलियो, तो पहले तो आपने 4 पीसेस में उसको डिवाइड कर दिया, 25-25 हज़ार। तो अब आपको 25 हज़ार इस TRG में अलॉट करना है। 25 हज़ार का 10% बोल रहा हूँ मैम, आपके पूरे इंटायर पोर्टफोलियो का 10% नहीं बोल रहा। आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है, उसके बाद जो उसका हिस्सा बनता है उसका 10-20%। लेट सपोज 25 हज़ार का 20%। अब आप बोलेंगे यार ये तो इससे तो कमा ही नहीं सकते। बिल्कुल कमा सकते हैं, आप थोड़े से पैसों से भी कमा सकते हैं। कैश आपके पास ज़्यादा होगा, अगर आइटम नीचे जाएगा आप उसको उतना बाइंग करेंगे, और जब ऊपर जाएगा आपके पास क्वांटिटी मुकम्मल हो चुकी होगी और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा आपका। कैश, फ्री कैश मैंने देखा जिस पोर्टफोलियो में फ्री कैश सबसे ज़्यादा रहा है ना मेरे, वो पोर्टफोलियो सबसे अच्छा गया है। क्योंकि वो उसका मसला ही नहीं होता, जितना नीचे चले जाए आपको पता है कि S1 ब्रेक करेगा तो S2 पे बाय करूंगा, S2 ब्रेक करेगा तो S3 पे बाय करूंगा। रिवर्सल आना है, फिर कोई ना कोई रिवर्सल आएगा। और बाइंग मुझे इस तरह से करनी है 20-30-50, इस तरीके से कोई बाइंग करनी है कि पहले पोर्ट उस पे कम, सेकंड सपोर्ट पे उससे ज़्यादा, और थर्ड सपोर्ट पे उससे ज़्यादा, ताकि आपका जो अगर आप बराबर बराबर बाइंग करेंगे तो आपका जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के करीब आएगा। लेकिन अगर आप जितनी नीचे सपोर्ट होगी उसमें उतनी ज़्यादा बाइंग करेंगे, तो आपका जो बाइंग रेट आएगा वो इस लेवल के करीब आएगा। यहाँ से यहाँ पे भी चले जाता है ना तो भी आपको प्रॉफिट पे आप निकल जाएंगे। अच्छा खैर, तो इसने एक स्ट्रेटेजी क्या थी कि थोड़ा सा बाय करा, और सेकंड बाइंग यहाँ पे करनी है। यहाँ पे उस बंदे ने लेट सपोज 10-20% किया, यहाँ पे 30% बाइंग कर लिया। अब इसके बाद 50% की बाइंग हो गई। उसको पता है कि 25 हज़ार मेरे पास थे 1 लाख के पोर्टफोलियो में, तो मेरे 12,500 का मैंने बाइंग कर लिया। बहुत डिफेंसिव अप्रोच खेल रहा है क्योंकि उसको पता है आइटम डाउन ट्रेंड में, इसलिए मैं बहुत डिफेंसिव अप्रोच खेल। मजीद यहाँ से यहाँ चले जाता है S3 में। तो क्योंकि मैंने पहली बाइंग ही इतनी अच्छी करी थी बेस्ड ऑन RSI S1, तो S3 में तो इसका RSI बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, डेफिनेटली आएगा, और आपको प्रॉफिट देगा, दे देगा आपको प्रॉफिट। यहाँ पर आपकी बाइंग कंप्लीट होगी 50 रुपये पे। तो लेट सपोज आपने S1 पे बाइंग किया है 58.9 पे 20%, ठीक है। आपने S2 पे बाय किया है 56 पे 30%, और आपने S3 पे बाय किया है जो कि है 50.5, 50%। तो आपका जो बाइंग रेट होगा, एवरेज बनेगा, वो 53.8 होगा। तो S3 इतनी नीचे सपोर्ट है कि यहाँ से डेफिनेटली रिवर्सल आएगा, और अगर रिवर्सल आता है तो इससे ऊपर की
एक तो ये वाली रेजिस्टेंस है जो मैंने बताया था लास्ट मंथ का भी पिवट। इससे ऊपर आप यहाँ भी इसका सेलिंग टारगेट लगा सकते हैं 55.8। आपकी बाइंग रेट क्या बना था 53.83, जो कि इसके करीब करीब है। फर्स्ट तो बहुत दूर है, S2 भी दूर है, S3 के करीब करीब आपकी बाइंग रेट बनी। जैसे कि यहाँ पे जाएगा 55.7, तो आपको 3.5% का प्रॉफिट फिर भी हो जाएगा एक डाउन ट्रेंड वाले आइटम में। इसी तरह से आपका मिसाल के तौर पे S1 से ये आइटम रिबाउंड करता है, आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाइंग कर ली थी, क्योंकि अपने आइटम डाउन ट्रेंड में आपने उसको देखना है कि वो अपने EMA से भी रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि डाउन ट्रेंड वाला आइटम जो है ना, लोग कहते हैं बस जो भी पहले रेजिस्टेंस आए ना उस पर सेल कर दो, 2 4 3% प्रॉफिट हो जाए, निकाल के फारिग कर देंगे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। यानी कि लेट सपोज इसकी यहाँ पे आपने बाइंग करा 58.9 पे, ये इसका EMA था 61.8 61.5, नीचे जाता जा रहा है 60.9। लेट सपोज आपने 61.5 था इसका EMA 20, 61.5 के करीब करीब आपने निकाल दिया और 58.9 पर आपने लिया था, आपको 4% प्रॉफिट हो गया, बस आपका काम खत्म। अल्लाह हाफिज, आपने ये सही से काम करना है। ठीक है, डाउन ट्रेंड वाले आइटम की मैंने आपको थोड़ी बहुत काम करने की आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। इसी तरह से अगर आपको अप ट्रेंड वाला आइटम लेना है, या आइटम अपने अप ट्रेंड में, क्या कौन बताएगा आइटम अपने अप ट्रेंड में है? ये बताएगा आपको EMA। अगर EMA इस तरह से होगा जैसे गैल के केस में था 20, 50, देन 100, देन 200, तो आपको क्या करना है, EMA 20 पे आपने बाइंग करनी है। यहाँ पे मैंने बाइंग करी थी 185 के करीब, यहाँ पे कहीं बाइंग करी थी मैंने। यहाँ पे मुझे लगा था कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा ये, यहाँ पे कहीं, लेकिन ये यहाँ से नीचे आया था। लेकिन मुझे यकीन था कि क्योंकि आइटम अपने अप ट्रेंड में है, MACD का बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, तो ये ज़रूर यहाँ से एक दिन निकल जाएगा। याद है हमने जब अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो हमने गैल पे ही बात करी थी। तो लग तो यही रहा था कि EMA 20 से रिबाउंड करेगा फौरन ही। तो लेकिन हमने जो पढ़ा था अपने MACD का कॉन्सेप्ट, कि जब तक ये डार्क कलर लाइट में कन्वर्ट ना हो जाए और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम ना हो जाए, तब तक बाइंग नहीं करनी। तो अगर MACD को देखें तो MACD में इस वक्त यहाँ पे जाके कुछ आपको देखें कर्व में डिस्टेंस कम होता हुआ नजर आया। बाकी इससे पहले देखें दोनों पैरेलल चल रहे थे, पैरेलल चल लेते। इसका मतलब है जब तक ये करीब नहीं आया यहाँ पर कहीं 8 जुलाई के करीब, तब तक हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने बाइंग करी। और इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, सेलिंग स्ट्रेटेजी, आइटम अपने अप ट्रेंड में है तो इसको मैक्सिमम लेके चलना है। या तो आपको जो सेल करना है, जो चाहता है कि यार बस जल्दी सेल कर दूं, या जिसको कॉन्फिडेंस की कोई कमी है, वो क्या करे, इससे ऊपर का जो पहला लेवल है उसमें 20% सेल करे। जैसे कि आपने डाउन ट्रेंड वाले आइटम पे क्या करा था, पहले सपोर्ट पे S1 पे 20% बाय किया, S2 पे 30% बाय किया, S3 पे 50% बाय किया। जो आपकी बाइंग रेट बनी वो आपकी सबसे नीचे वाले लेवल पे बनी। इसी तरह से आपको जो सेल करना है, R1 पे 20% सेल करना है। यानी R1 हो या जो भी ऊपर, इससे ऊपर का जो भी लेवल हो, 20% सेल करना है, इससे ऊपर का 30% सेल करना है, और इससे ऊपर का 50% सेल करना है। अगर आपने यहाँ पे 180 का भी लिया हुआ होता गैल, तो आपका पहला जो सेलिंग टारगेट होता वो है 193। आपने 193 पे 20% सेल करा, फिर उसके बाद आपने 211 पर 30% सेल करा, और फिर उसके बाद आपने 227 पर 50% सेल किया। तो आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती वो 215.4 होती, और आपने जो बाइंग करके रखा हुआ था वो 180 का बाइंग करा हुआ था, आपको कोई 19.6% का गेन हुआ। मेरे हिसाब से इस गेन पे आपको खुश होना चाहिए कि यार मुझे गेन मिल गया। ये वो है जो ट्रेड करके एग्जिट करना था, वो कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। तो क्या 19.6% अगर गेन किसी को मिला, तो किसी क्या ये बुरा है कि कैसा गेन है? अंबल भाई आप बताएं, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस का सवाल किया था। अगर आपको किसी ट्रेड में 19 साढ़े सही, तो 19, बेहतरीन गेन है, बेहतरीन गेन है। और विद इन बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर बहुत अच्छा जी गेन हुआ है ये।
तो इस मैंने आपको सेलिंग स्ट्रेटेजी भी बता दी अप ट्रेंड वाले में। 20 30 50, पहली रेजिस्टेंस पे 20% सेल करना है, सेकंड रेजिस्टेंस पे 30%, और थर्ड रेजिस्टेंस पे 50% सेल करना है। एक तो सीधा ये तरीका है। दूसरा जो डाउन ट्रेंड वाला आइटम है ना, उसका तरीका क्या है सेल करने का, जो भी पहली रेजिस्टेंस है ना आप उस पर सेल कर दें, तो यही सबसे ज्यादा बेहतर है। एक लेकिन तो हुजैफा भाई, आप कभी कभी बोलते हैं ना कि इतना इतना इस यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा तब मैं बेचूंगा। वो पॉइंट आप कैसे बताते? जैसे मैंने एक दफा बीच में आईएसएल लिया था, तो आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी, आपने कहा 87 उसने जाना ही जाना है। कितने पे लिया था? यार वो तो उस वक्त नहीं, एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था उसका आईएसएल का, 80, 1 महीना पुरानी बात 76, है। 76 वगैरह कुछ था हाँ, ना। 76 का लिया था, और आईएसएल मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा 87 तो जाएगा ही जाएगा एट एनी हाउ कॉस्ट ना। तो वो पॉइंट कैसे आप निकालते हैं? अ- अभी भी देखेंगे यहीं पे घूम रहा है। यहीं पे घूम रहा है। वो 76 का लिया था मैंने, याद आया आपको? मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ, मेरे याद आ गया। आपने कहीं यहाँ पे लिया था, देखें। हम्म, एक तो छोटी रेजिस्टेंस होती है जो डे चार्ट की। हम्म, अब हम टॉपिक से हट रहे हैं, टॉपिक से हट क्या रहे हैं ये भी आप लोग की नॉलेज के लिए। लेकिन अगर हम्म। आप लोग इसको संभाल सकें, पहले मैं यही कहूँगा, संभालेंगे पहले सर। बेसिक चीज़ें पहले करें। पहले भी मैं जो बताया था अपना वो कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके पास सर फिर उसके आऊँगा। बाद ट्रेनिंग खत्म हो गई तो पता नहीं चल सकेगा ना हमें। बस ये चीज़ समझ में आई, पहले बताएं। जिसको सेल करना वो ये जी जी। स्ट्रेटेजी सेल करे। अदरवाइज हम्म, सिंपल ये करे कि जब तक उसने अपना EMI 20 ब्रेक नहीं करा, वो सेल कर दे। हम्म, कभी कभी कॉन्फिडेंस में कमी होती है, यार EMI 20 तो इसका यहाँ पर खड़ा हुआ है 185 पे, तो मुझे तो सिर्फ 5 रुपये पे गेन हो, 5 रुपये गेन होगा अगर ये अचानक से नीचे जाता है। तो उस बंदे के लिए क्या तरीका कार है, पहली रेजिस्टेंस पे 20%, दूसरी रेजिस्टेंस पे 30%, थर्ड रेजिस्टेंस पे 50%, तकरीबन 15 20% उसको गेन हो जाएगा आराम से। वो निकल जाए सकून से बाहर। ठीक है। हम्बल भाई और बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये था। और इनकी बात जी बिल्कुल। एक्ट लाइक रिवॉर्ड। रमीज भाई असल में बात नहीं करते ना, मैसेज करते हैं, उनको मैसेज पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ये देखो। अब रमीज भाई ने FFBL बाय किया था 33 पे 21 जून को, और अभी तक होल्ड करे हुए। EMI 25 का स्टॉप लॉस है। इसमें एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी होती है, एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होती है। डिफेंसिव में ये क्या है जो मैंने आपको बताया भाई, 20% 30% 50% अल्लाह हाफिज। एग्रेसिव में क्या है, या तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा या तो मुझे सब कुछ मिलेगा। इसमें क्या है भाई, जो भी मिल रहा है ले लो, 20 30 50% जो मिल रहा है लेके फारिग करो। एग्रेसिव में क्या है, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा या तो पूरा मिलेगा। अगर मैं इसी स्ट्रेटेजी पे चलता और ये आहिस्ता से ऊपर जाता और EMA के जस्ट ऊपर वो सपोर्ट लेते लेते फिर मजीद हायर हाई बनाता, तो मेरा कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। और मेरा जो गेन जो उस बंदे ने जो डिफेंसिव अप्रोच खेल रहा था उसको अगर 19.6% का गेन था, तो हो सकता है इसको 40% का भी गेन मिल जाए। थोड़ा सा और होल्ड करने की देर थी, ठीक है। या तो हो सकता है उसको सिर्फ 4 5% का गेन मिल जाए। तो ये बंदे परसेंट टू परसेंट पे डिपेंड करता है कि मुझे किस तरीके से गेन चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को थोड़ा सा सेलिंग स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट बताया। बाकी जो मुझे बताया इन्होंने पूछा है, मुजम्मिल ने। ठीक है। अगर मुझे किसी, ये भी मैं एक चीज़ बता, किसी भी आइटम का एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट अगर चाहिए ना, और एक मेजर रेजिस्टेंस देखनी है। मेजर रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि भाई यहाँ पे मुझे हर हाल में सेल करना है, पूरा सेल कर दूंगा। चाहे वो गैल की बात हो रही हो, ठीक है, चाहे FFBL की बात हो रही हो, तो वो है वीकली रेजिस्टेंस। तो वीकली रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आइटम आपने खरीदा था 76 75 पे, यहाँ पे कोई आइटम था। इससे ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस है वीकली की, ये पुराना चार्ट है। इस पुराने चार्ट की, सॉरी पुराने पीरियड की ये वाली लाइन जो कि है हमारी R2, वो है 87 पॉइंट समथिंग पर। इस वजह से मैंने आपको मुजम्मिल भाई बोला था भाई 87 तो जाएगा जाएगा, हर हाल में जाएगा, इसको आप यहाँ पे सेल कर देना। और आप देखें 87 ये थी और 88 ये है, 89 ये है। 2 रुपए से कोई मसला नहीं है, मैंने तो आपको सेफ साइड बताया था कि भाई इस पे ही सेल कर देना। और इसकी नेक्स्ट 89 पॉइंट समथिंग। अब आप देखें ये कितने हफ्तों से यहीं घूम रहा है, यहीं घूम रहा है, यहीं घूम रहा है, यहीं घूम रहा है। ठीक है, तो जा नहीं पा रहा इसको, तो ये इसके लिए बड़ा रुकावट है। फर्स्ट टाइम जो ये आया था यहाँ पर 89 पर आया था, उसके बाद जाके ये 77 पे चला गया। यानी कि इसको हम्म, रेजिस्टेंस ठीक ठाक रेजिस्टेंस लगी है, टकरा के गिरा है। अब अगर इसकी सपोर्ट जिस तरह से EMI 20 की सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी और फिर सपोर्ट लेगा, वही वाली बात है, ब्रेकआउट का इंतजार करेगा, नीचे सपोर्ट ऊपर करीब होती जाएगी और रेजिस्टेंस से ऊपर जा नहीं पा रहा होगा,
नैरो होता रहेगा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ऐसे नैरो होता रहेगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आके फंस जाएगा, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूंगा। फिर हमें देखना पड़ेगा एमएससीडी क्या सेल कॉल दे रहा है, बाय कॉल दे रहा है। अगर बाय कॉल दे रहा होगा तो उसका मतलब है ये ऊपर जा सकता है। सेल कॉल दे रहा है इसका मतलब है ये ब्रेकअप ब्रेकआउट के बजाय ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये वो बात की कहानी है, बस ये है कि वीकली रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है। जैसे अब आपको था, आपको का मैंने बताया था 169 पे आप निकाल दो इसको। अब आप देखें यहाँ से ऊपर गया आपको, लेट सपोज। तो अब मेजर रेजिस्टेंस इसकी क्या है, ये R2 है ना, ये हम्म 169.74 है। ये क्या है, अब इसको अगर मैं देखूं तो सिंबल की इंडिकेटर वैल्यू 169.66 है, और इसने हाई बनाया 169.90। बहुत डेसिमल प्लेस में डिफरेंस था, यहीं से टकरा कर वापस आया। ठीक है, तो 169 से लेकर ये आया है 155 पर। 155 और 169.9, तकरीबन 9% डाउन हो गया। तो इस तरीके से होता है। इसी तरह से अब गैल की बात अगर करूं, तो गैल का अगर सिंपल आप वीकली टारगेट देख लिया करें। ये तो गैल ने तो R5 भी फाड़ दी है। ठीक है, तो अब इसका क्या है, हमें अब आपको कुछ आगे का कुछ नजर नहीं आएगा इसमें से पिवट पे, क्योंकि ये हायर हाई पे जा रहा है ना। तो अब हम इसका डे चार्ट में देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलें या ईएमए के ऊपर लेके चलें, इसने इसको फाड़ दिया है। इसी तरह से, यानी कि अगर यहाँ पे मैंने बाय किया था 175 पे, तो मेरी मेजर रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए थी, 207। मैंने 207 पे सेल करा था, इसी वजह से 207 पे मैंने सबका सेल किया, अपना नहीं करा था। मैंने कहा था देखता हूँ मैं ईएमए 25 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सबका सेल हो गया, और फिर उसके बाद वो कैप हो गया और मेरा बच गया। इसी तरह से एफ का अगर देखो मेजर रेजिस्टेंस, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, वीक पी क्लोज हो गया, इसका मतलब है इसने सस्टेन कर लिया 39.5 ब्रेक करा। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ना रमीज भाई, जो आपने होल्ड करा हुआ है, वो हो सकता है आपका ये वाला। ये है 44। आपका 43.3। यहाँ पे आप सेल करेगा, और इसके बाद अगर इससे भी ऊपर क्लोज दे जाता है वीकली, तो फिर आपको 47 पे क्लोजिंग देनी है। अच्छा, एक छोटा सा सेशन करते हैं 5-10 मिनट का। आप में से कोई मुजम्मिल भाई, आप ज़रा वो कर दें, मीटिंग लिंक बनाए, बस सिर्फ 10 मिनट का होगा मैक्सिमम।